लीजिए, झाल मुढ़ी लेके खा लीजिएगा, लीजिए। बैठिए जल्दी। बैठ जाइए। चलिए, पॉलिटी ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दीजिए जी, आंसर के साथ बना हुआ अपलोड कर दीजिए। ये सब बोल रहा है पॉलिटी ऑब्जेक्टिव कब आएगा। टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, एप्लीकेशन पर भी डाल दीजिएगा। पॉलिटी ऑब्जेक्टिव कब का आ चुका है आपको नहीं पता है, हो सकता है एप्लीकेशन पे नहीं डाला गया होगा। टेलीग्राम पे जाकर के देखिए, पॉलिटी ऑब्जेक्टिव पूरा डाला हुआ है। चलिए, चैप्टर लेके आए हैं ना जी। हाँ, एप्लीकेशन पे भी तो अपलोड कल ही कर दिया गया था। आ जाइए, देखते हैं। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का 10वां चैप्टर आज से प्रारंभ कर रहे हैं, और जो 10वां चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस का गठन, और कांग्रेस का गठन। राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस का गठन। देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? अच्छा, ज्यादा है तो क्या होगा, रहने दीजिए, ज्यादा ही रहने दीजिए, ज्यादा रहने दीजिए। गला मेरा ठीक ना है इसलिए ज्यादा करके रखे हुए हैं, ठीक है। कमेंट हटा दीजिए यहां से। चलिए, समझिएगा आप। देखिए, नोट में जो है, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस का गठन। देखिए, जो राष्ट्रवाद का उदय वाला पार्ट है, ये आपके प्रीलिम्स के, बिहार दरोगा प्रीलिम्स और बिहार दरोगा परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा परीक्षा के लिए इसको पढ़ना कोई भी जरूरी नहीं है, तनिक भी जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ना जरूरी नहीं है। बिहार दरोगा परीक्षा के लिए राष्ट्रवाद का उदय एकदम नहीं पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ना जरूरी है। लेकिन हाय, क्या बोल रहे हैं? अरे सुना रहे हैं, सुनिए ना, अजीब हाल है जी। पढ़िए ना, पढ़ा रहे हैं, पढ़िए ना आप। राष्ट्रवाद का उदय नामक टॉपिक बिहार दरोगा परीक्षा के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। बीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस सबके लिए यह टॉपिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां से जो प्रश्न आता है बीपीएससी यूपीएससी जैसे परीक्षा मेंस में आते हैं, प्रश्न ये रहेगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण है, या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है। तो ये मेंस का, मेंस ओरिएंटेड प्रश्न यहां से बनता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, और थोड़ा बहुत जानकारी हम भी आपको यहां पर दे देते हैं। देखिए,
भारत में राष्ट्रवाद का उदय कोई अचानक नहीं हो गया, एकाएक नहीं हो गया, बल्कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है एक क्रमबद्ध तरीका से, सिलसिलेवार ढंग से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो राष्ट्रवाद है काफी व्यापक और भारी भरकम शब्द है। राष्ट्रवाद काफी व्यापक और भारी भरकम शब्द है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के कई अर्थ होते हैं। राष्ट्रवाद का एक अर्थ होता है भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करना तथा भारत के लोगों के मन में भारतीयता के भाव का विकास करना। भारत के लोगों के मन में भारतीयता का विकास करना। गौर से सुनिएगा इस बात को। राष्ट्रवाद का मतलब होता है भारत को एक राष्ट्र के तौर पर दिखलाना तथा भारत के लोगों के मन में भारतीयता के भाव का विकास करना कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा देश है, हम भारत के लिए हर प्रकार की कुर्बानी दे सकते हैं। अगर भारत पर आंच भी आता है तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का जो भाव होता है, इस भाव को ही भारतीयता का भाव कहा जाता है। तो यही राष्ट्रवाद है। और देखिए, राष्ट्रवाद के विकास के कई सारे कारण हैं। राष्ट्रवाद के विकास के कई सारे कारण हैं। देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था। आपने एक टॉपिक पढ़ा है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था। उस टॉपिक को पढ़ाने के क्रम में हम आपको एक संगठन के विषय में पढ़ाए थे। वह संगठन था इंडियन लीग, और इंडियन लीग ही आगे चल करके इंडियन एसोसिएशन बना। जो इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, यही इंडियन लीग नामक संगठन जो आगे चलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन बना, तथा 1875 ईस्वी में जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये जो तीन संगठन है, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ये तीनों संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था जानते हैं? ये तीनों संगठन की स्थापना का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना। भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना, ये तीनों संगठन की स्थापना का उद्देश्य था। तो यहां पर एक बात हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई।
और उन राजनीतिक संगठनों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया गया। एक तो यह हो गया राष्ट्रवाद के उदय के कारण। फिर देखिए अंग्रेज, आखिरकार अंग्रेजों को भारत से भगाने, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए ही तो राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। तो अंग्रेज को आखिरकार भारत के लोग भारत से भगाना क्यों चाहता था? तो अंग्रेज को भारत के लोग भारत से इसलिए भगाना चाहता था क्योंकि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करता था, भारतीयों का शोषण करता था, भारतीयों का शोषण करता था। अंग्रेज भारत के कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसका शोषण अंग्रेजों ने नहीं किया, चाहे वह किसान हो, सन्यासी हो या अन्य कोई भी वर्ग हो, जनजाति हो, हर वर्ग का अंग्रेजों ने शोषण किया। और हर वर्ग का अंग्रेजों ने शोषण किया। यही वजह है कि हर वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया। तो अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति थी, जिस शोषणकारी नीति के तहत, अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति थी, जिस शोषणकारी नीति के तहत, जिस शोषणकारी नीति के तहत अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया, अंग्रेजों ने किसानों का शोषण अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, इन 3 बंदोबस्तों के जरिए अंग्रेज अधिक से अधिक किसानों से कर की वसूली करके किसानों का शोषण करने का काम अंग्रेजों ने किया। और फिर भारत के किसान अंग्रेजों के विरोध में आकर खड़ा हो गए। फिर किसान आंदोलन हुआ। इसके बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा है, भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। भारत में जब शिक्षा और प्रेस का विकास हुआ, भारत में जब शिक्षा और प्रेस का विकास हुआ, तब जाकर भारत के लोग जागरूक हुए। भारत के लोगों के बीच भारतीयता का विकास हुआ, अर्थात भारत के लोगों के बीच राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मतलब जब भारत के लोग शिक्षित होने लगे तो उन्हें यह पता चलने लगा राष्ट्र क्या है। राष्ट्र की अवधारणा के विषय में भारत के लोग जानने लगे। एक स्वतंत्र राष्ट्र का क्या महत्व होता है, लोग पढ़ पढ़ के जानने लगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसके बाद जब भारत में प्रेस का विकास हुआ, जब भारत में प्रेस का विकास हुआ, बात अगर हम लोग प्रेस की करें, बात अगर हम लोग प्रेस की करें, तो प्रेस के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब कहिएगा कैसे? देखिए, जब भारत में प्रेस का विकास हुआ तो भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे, भारत के जो शिक्षित लोग थे, वो भी अपने मन के विचार प्रेस के माध्यम से
भारत के जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और विशेष तौर पर 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने जो प्रेस या समाचार पत्र निकाला, उसमें अंग्रेजों की आलोचना किया, अंग्रेजों को शोषण करने वाले के रूप में दिखाया, अंग्रेजों के वास्तविक चेहरा से भारत के लोगों को प्रेस के माध्यम से भारत के बुद्धिजीवियों ने अवगत करवाया। यही सब काम जब भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग करने लगे थे, तब ना जाकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कहीं ना कहीं प्रेस के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसके बाद फ्रांस के भीतर 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। और आप पॉलिटी पढ़े हैं, हम आपको पढ़ाए हैं पॉलिटी, दो बार पढ़ाए हैं, पहली बार पहले भी पढ़ाए, अभी भी पढ़ा रहे हैं। प्रस्तावना पढ़ाए हैं और प्रस्तावना में हमने आपको बताया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द है, हां या ना। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा पहली बार कौन क्रांति के द्वारा दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिए गए थे। तो भारत के बुद्धिजीवी, भारत के लोग, भारत की आम जनमानस फ्रांसीसी क्रांति से अवगत हुआ और भारत के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विषय में पता चला। तो स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है? हम स्वतंत्र होकर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे अभी भारत स्वतंत्र है, अभी आप स्वतंत्र हैं, अभी आप भारत में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक संवैधानिक दायरा के भीतर, क्योंकि अभी संविधान लागू है, संवैधानिक दायरा के भीतर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बात हम लोग ब्रिटिश काल की करें, अगर बात हम लोग ब्रिटिश काल की करें, तो ब्रिटिश काल के दौरान हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकते थे, तथा उस समय तो संविधान लागू था नहीं। अंग्रेज जो कह देता था वही संविधान था, और अंग्रेज क्या कहेगा? जो अंग्रेज के लिए लाभदायक चीजें होंगी, अंग्रेज वही सब ना कहेगा, हां या ना। तथा दूसरी बात, जब भारत अंग्रेज का गुलाम था, तो कहने के लिए ब्रिटेन के राजा रानी कहा करती थी कि भारतीय जनता और ब्रिटेन की जनता हमारे लिए एक समान है, लेकिन ऐसा था नहीं। ब्रिटेन की जनता और भारतीय जनता के बीच समानता नहीं था। तो भारत के लोगों को लगा ब्रिटेन के राजा रानी ब्रिटेन के लोगों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, भारत के लोगों को कम तरजीह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बात भारत के लोगों के दिल दिमाग में गया, मन में बैठा। तब जाकर जो है भारत के लोगों को लगा, नहीं, हम सभी लोगों को एक होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। तो ये तमाम ऐसी वजहें हैं
जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में रेलवे का विकास किया गया, अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में रेलवे का विकास किया गया, रेलवे का विकास किया गया, रेलवे के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए, जब भारत में रेलवे का विकास हुआ तो अब भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत से लोग मिलने लगे, पूर्वी भारत के लोग पश्चिमी भारत के लोगों से मिलने लगे। जब संपूर्ण भारत के लोग रेलवे के माध्यम से एक दूसरे से मिलने लगे तो लोग एक दूसरे के बीच सुख दुख अपना बांटा। जैसे आप ही ट्रेन में जाते हैं, कोई अगर मिल जाता है, उससे बात होने लगता है, तो आप लोग अपना बात नहीं बताते हैं, उससे भी पूछते हैं, अपना भी बात बताते, उससे भी पूछते हैं। खैर, पुरुष में तो ये गुण कम होता है। दो गो महिला मिल जाए, एगो जम्मू कश्मीर की, एगो तमिलनाडु की, दोनों एक दूसरे का भाषा नहीं हो समझेगी, तैयो दोनों बतियाना शुरू कर देगी। और कहा जाता है कि दो महिला कुछ घंटा साथ में बैठी रहे और बात नहीं करे, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन ये अजूबा कभी हो ही नहीं सकता है, समझे? क्या हुआ? फोन आप रिसीव कर लिए हैं? तो इसका क्या मतलब? अब कहां जा रहे हैं? घर जाना? क्या है? कुछ हो गया? क्या हो गया? कुछ खास हो गया? ठीक है, जाइए। देखिए इसको चलता कैसे, बढ़िया से चलिए महाराज। ये नम्मा अजूबा है। चलिए, तो लोग एक दूसरे से अपनी बातें साझा किया। तो अब उत्तर भारत के लोग जब दक्षिण भारत के लोग से अपनी समस्या सुनाया तो उसको पता चला हम दोनों के समस्या का कारण तो अंग्रेजे है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा ये अंग्रेज जो है हम लोगों की समस्या का कारण है। इसका मतलब है, लगता है हम सभी एक ही हैं और ये अंग्रेजे अलग है। तो रेलवे के विकास ने भारत के लोगों को आपस में जोड़ा, और जब भारत के लोग आपस में जुड़े तो फिर भारत के लोगों को लगा कि नहीं, हम सभी तो भारतीय हैं, ये फिरंगी है, इसको भारत से बाहर करना है। तो ये तमाम ऐसे कारणे हैं, ये तमाम फैक्ट हैं जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। और देखिए, जो 1857 का सिपाही विद्रोह है ना जी, ये घटना भारतीय इतिहास में घटित होने वाली एक ऐसी घटना है जो एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर काम किया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में होने वाली एक ऐसी घटना है जो भारत में एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर काम किया। यह बात हम कैसे कह सकते हैं? यह बात हम कई आधार पर कह सकते हैं। एक तो पहला आधार यह है कि 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता, और हिंदू मुस्लिम एकता होने की वजह से अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में साल भर से ज्यादा समय लग गया। तो फिर अंग्रेजों
ने यह महसूस किया कि अगर भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमान, भारत के हिंदू और भारत के मुसलमान अगर भारत के हिंदू और भारत के मुसलमान एक रहता है तो फिर हम अंग्रेज बहुत ज्यादा दिन तक भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। और यहीं से अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना शुरू कर दिया, हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना शुरू कर दिया। एक ये बात हो गई। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि अगर हम हिंदू मुसलमान में फूट डाल के रहते हैं तो हम लंबे समय तक भारत में शासन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी सीख 1857 के विद्रोह ने अंग्रेज को दिया। और अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति के तहत ही भारत में शासन किया। अगर यह नीति अंग्रेज नहीं अपनाता तो अंग्रेज 1947 से पहले भारत से विदा हो जाता। लेकिन अंग्रेजों की जो नीतियां थी ना, अंग्रेज अपनी नीतियों की वजह से लंबे समय तक भारत में शासन करने में सफल हो पाए। दूसरी बात, जो 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने उसके कारणों को टटोला कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या है, 1857 के विद्रोह के कारण क्या है। तो अंग्रेज जब कारणों को जानना शुरू किया तो विद्रोह के कई सारे कारण अंग्रेजों को मिले। और फिर अंग्रेज यह सोचने लगा कि कौन सा ऐसा काम किया जाए ताकि 1857 के विद्रोह के जैसा आगे कोई विद्रोह ना हो। तो फिर अंग्रेजों ने आपस में विचार विमर्श किया और अंग्रेजों ने आपस में विचार विमर्श करके एक निर्णय पर पहुंचा। और जिस निर्णय पर पहुंचा वह निर्णय यह था कि एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जो संगठन हमें यह बतलाए कि भारत के लोग अंग्रेजों के बारे में सोचता क्या है, भारत के लोग आगे करना क्या चाहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से इस लाइन को दोहरा रहे हैं। जो 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के नाक में दम करके भारतीयों ने रख दिया। भले विद्रोह का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में हुआ हो, लेकिन अंग्रेज को नाकों चने चबाने पड़े। मतलब काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अंग्रेज यह चाहता था कि जैसे 1857 का विद्रोह हुआ है ना, ऐसा विद्रोह अब आगे भविष्य में ना हो। तो ऐसा विद्रोह अब आगे भविष्य में ना हो, इसी को लेकर अंग्रेजों ने यह निर्णय किया कि
एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जो संगठन भारत के लोग और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता करे, और वह संगठन अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करे, अंग्रेजों को यह बताए कि भारत के लोग अंग्रेज से चाहता क्या है, और भारत के लोग अंग्रेजों को लेकर अगला कौन सा कदम आगे बढ़ाने वाला है। इसी को लेकर अंग्रेज एक संगठन की स्थापना करना चाहता था, एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना चाहता था। दूसरी तरफ 1857 के विद्रोह के बाद भारत के जो राजनेता थे, भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने भी यह एहसास किया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संगठन होना चाहिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संगठन होना चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज भी एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना चाहता था, और भारत के बुद्धिजीवी, भारत के राजनेता भी एक संगठन की स्थापना करना चाहता था। यानी दोनों एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना चाहता था। अर्थात 1857 के विद्रोह के बाद का जो सिचुएशन था, एक ऐसा सिचुएशन था जिस सिचुएशन में अंग्रेज और भारतीय दोनों का लक्ष्य एक ही था, और दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना, एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना। अब जब लक्ष्य दोनों का एक था, तो दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो मन, मस्तिष्क, दिमाग सब एक दूसरे से मेल जोल खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। जब अंग्रेज और भारतीय दोनों का लक्ष्य एक, दोनों का मन, मस्तिष्क, दिमाग मेल खाने लगा, तो फिर कुछ अंग्रेज और कुछ भारतीय, जैसे अंग्रेजों में ए.ओ. ह्यूम, डफरीन, भारतीयों में एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, सभी ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, और सभी ने मिलकर जिस संगठन की स्थापना की, वही संगठन भारतीय इतिहास में कांग्रेस के नाम से जाना गया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी हम लोग कहते हैं। कांग्रेस के नाम से जाना गया, जिसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में जा रहा है? अब देखिए, यहां तक ये जो था, ये इस चैप्टर का पृष्ठभूमि था। यहां तक कंपटीशन कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन ये बात आपके दिल दिमाग में रहनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब यहां से आगे जो बताने जा रहे हैं, ये आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा, और ये आपके बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे जो बताने जा रहे हैं, ये आपके बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। चलिए, अरे लड़की, अरे इसको दिखाइए, हो रो काहे रहे? हे भगवान,
रोइए नहीं जी। अरे कोई ना कोई, देखिए इसमें गलती मेरा है, मेरा गलती है, हम OMR चेक करवाए नहीं ना। गलती तो विद्यार्थी का ही है, गलती तो आप ही की दोस्त का है। मेरा गलती रहता तो हम कुछ कर सकते थे। अब रोइएगा, और आपको भी लौटा दिए। जानते हैं आपको लौटाने का कारण क्या है? देखिए जैसे आज जो सेकेंड नंबर पे थी, सेकेंड, हाँ, मोटकी क्या नंबर पे थी जो रोई थी क्लास में? अरे जिसको मोटी बोले वो 3 नंबर पे थी। हाँ, 2 नंबर पे जो लड़की थी तानिया शाह, 3 से 5 बैच की लड़की है। आप देखे होंगे, ये हम बात कर रहे हैं कौन चीज का? 8 से 10 जो टेस्ट होता है, उसमें जो रिवीजन टेस्ट होता है, जिसमें टॉपर को 5,000 रुपया देते हैं, उस टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो पहला रिवीजन टेस्ट हुआ था, उसमें लड़की में आप ही के 10 से 12 बैच की ही एक लड़की और एक तानिया शाह, दोनों टॉप की थी। तानिया शाह को ज्यादा मार्क था, लेकिन आपके बैच की लड़की को कम मार्क था, लेकिन सारा प्रश्न का जवाब आपके बैच की लड़की दी थी, तो टॉपर उसी को घोषित किए थे। तो तानिया शाह को ज्यादा मार्क होने के बावजूद भी टॉपर नहीं घोषित किए, उसको लौटा दिए। तो देखिए इस बार वही लड़की पूरा सब चीज कंठस्थ करके आई थी, 5 में 5 का जवाब दी थी, वो भी 5 में 5 प्रश्न का जवाब वो भी लड़की दी थी। तो आज सेकेंड आई ना। तो आपको लौटाने का वजह ये था कि जैसे तानिया शाह को एक बार लौटाए थे, एकदम 100% प्रिपरेशन के साथ आई, 5 में 5 का जवाब दी। तो आपको भी इसलिए हम लौटा दिए ताकि अगली बार, हमको पता है आप मेरिट में नहीं छटे हैं, हमको पता है आप बेहतर हैं, हमको कोई आपके टैलेंट पे हमको शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए लौटाए कि आप और भी अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाए, ताकि इस बार मेरिट में भी छटने का कोई चांस ना रहे। देखिए जब कोई ताना मारता है ना, तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। जैसे हम आपको लौटाए तो इसको पॉजिटिव वे में लेना, निगेटिव वे में नहीं लेना है। समझ गए कि हमको सर लौटा दिए, हम जानबूझ करके लौटाए हैं ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करें, ताकि इस बार मेरिट में भी 100% आपका रिजल्ट हो। आप हमारी पुरानी छात्रा, हमको पता है, ठीक है? तो इसलिए रोना नहीं है, चिंता नहीं करना है, बैठिए। समझ गए? और इसके बाद आपको, ए लड़की, ए इधर इधर इसको दिखाइए, बताइए ये रो रही है, तबीये से रो रही है, ठीक है? अरे मास्क हटाइए, रोइए मत, है बकलोलबी। ये लड़की जो है, क्या नाम है इसका, अर्चना मधुबनी, अर्चना मधुबनी की रहने वाली है। ये भी बहुत बेहतर लड़की है, कोई शक नहीं है। फाउंडेशन बैच भी की है, टारगेट भी पढ़ रही है, फाउंडेशन में अभी भी पढ़ती है। फाउंडेशन बैच में जो भी टेस्ट होता है, हर टेस्ट में टॉप करती है। सैटरडे वाले भी बहुत सारे टेस्ट में, मैक्सिमम टेस्ट में टॉप करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 86 नहीं आया होगा, आपको 86 आया होगा, हम मानते हैं, समझे? लेकिन अब आप ही की बैचमेट सब गलती की है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास तो जो आएगा हम उसी आधार पर निर्णय करेंगे। तो अब इसके लिए रोना नहीं है, ठीक है? हाँ क्या सैटरडे में भी कम कर देती है? अच्छा ठीक है, आप आगे से जो है ना अपना कॉपी हम ही को दीजिएगा, हम चेक करेंगे या हम किसी से करवा लेंगे, ठीक है? रोइए नहीं, लेकिन आप रो रो करके आंख लाल कर लिया बकलोल भी। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, वाह महाराज, ऐसे रोइएगा तो कैसे होगा? हाँ क्या हुआ? अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, इसमें कोई शक ना है, ठीक है? पढ़ने में अच्छी है। ऐसे भी 20,000 रुपया लेके आए थे, सोचे तो 20,000 दे देना है विद्यार्थियों। आ जाइए दोनों आइए, आइए आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, अरे दोनों अच्छी लड़की, आइए 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 आइए, उसको निकालिए, अरे आइए ना, हम बुला रहे हैं ना, बकलुल भी आइए इधर, आइए इधर, अरे आइए ना आप इधर, आइए ना, हम बुला रहे हैं, आप आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आपको भी बुला रहे हैं। अरे आइए ना जी, फिर पढ़ाना है आगे। ऐसे भी 20,000 लेके आए थे, 1,000 रुपया दोनों को। अरे दोनों बेहतर है, ठीक है? दोनों बेहतर है, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ टॉप 3 में है,
आप टॉपर हैं, ठीक है, लीजिए, खुश रहिए, जाइए बैठिए आराम से, रोइए नहीं भाग। चलिए अब रोइए नहीं, अब यही कहेंगे, रोना नहीं है अब आइए आगे, कांग्रेस। अब यहां से आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है कांग्रेस। देखिए जो कांग्रेस है, अगर बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस जो है एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। कांग्रेस जो है एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। अमेरिकी भाषा, अमेरिकी शब्द है, अमेरिकी शब्द है, ये मानिए ना, अमेरिकी शब्द है, अमेरिकी शब्द। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह। देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, बल्कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। लेकिन भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नेरोजी ने यह कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो जो कांग्रेस का नाम कांग्रेस पड़ा है वह दादा भाई नेरोजी के कारण पड़ा है, या दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया है। दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया है। देखिए इस बात को ऐसे ही आप याद रखिएगा, जैसे जैसे आप सब लोग जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन ब्रह्म समाज क्या ब्रह्म समाज के नाम से स्थापित हुआ था? नहीं, ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था। ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था और वही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। उसी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी, लेकिन वही भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाया। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन की स्थापना का प्रयास अंग्रेजों ने 1883 ईस्वी से ही कर दिया था। 1883 ईस्वी से ही कर दिया था, लेकिन 1883 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो नहीं पाई। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और कांग्रेस की स्थापना पूना में होने वाली थी। पूना में होने वाली थी। पूना महाराष्ट्र में पूना पड़ता है, लेकिन पूना में 1885 के समय प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग। प्लेग बीमारी है। प्लेग कौन चीज से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, किससे? हाँ, प्लेग किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। कन्फर्म है ना?
हाँ चलिए, क्या बोल रहे थे, हाँ, तो प्लेग फैल गया पुणे में, जिस वजह से कांग्रेस की स्थापना पुणे में नहीं हो पाई, बल्कि कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? मुंबई में। मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई, और मुंबई में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। 28 दिसंबर 1885 को हुई, और मुंबई में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो मुंबई में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कांग्रेस को स्थापित करने में सबसे अहम योगदान जिस व्यक्ति का है, उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस को स्थापित करने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है। और जो ए.ओ. ह्यूम था, ये एक आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी हुआ करते थे, जो सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए थे। और एक आईएएस, आईपीएस लगभग अपने नौकरी के क्रम में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लेता है। सामान्य तौर पर जो कड़क मिजाज का है, वो एकदम निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लेता है, कहीं पर वो ज्यादा दिन टिकबे नहीं करता है। देखिए, जो कड़क मिजाज का, वो कड़ा एक्शन लेगा, कड़ा एक्शन लेगा, तुरंत नेता जो है इधर उधर करके उसको ट्रांसफर करवा देता है। ईमानदार और कड़क मिजाज का आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर एक जगह नहीं टिक सकता है ज्यादा दिन। अगर कोई आईएएस, आईपीएस ऑफिसर एक जगह टिका हुआ है, तो आप समझ जाइए महाघुसखोर होगा वो। उसका चेहरा सिर्फ सफेद नजर आएगा, आप पीछे में वो काला ही काला होगा। समझ गए? तो इसलिए जो है आपको, जो ए.ओ. ह्यूम है, ए.ओ. ह्यूम लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर चुका था, और भारत के लोग क्या सोचते हैं, इन बातों से ए.ओ. ह्यूम अवगत थे। और ए.ओ. ह्यूम रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की। अगर इन्हें कांग्रेस का प्रथम संस्थापक कहा जाए, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक कहा जाएगा। ए.ओ. ह्यूम और एस.एन. बनर्जी के बीच काफी अच्छा फाउंडेशन था, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम भी आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर कर गए थे बाद में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आईसीएस अधिकारी थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो दोनों टैलेंटेड थे, दोनों के पास दिमाग बहुत था, तो दोनों का दिमाग मिलता था, दोनों के सोचने का तरीका एक जैसा था। तो कांग्रेस की स्थापना में अगर ए.ओ. ह्यूम का सबसे बड़ा योगदान है, तो कांग्रेस की स्थापना में दूसरा सबसे बड़ा योगदान एस.एन. बनर्जी का है। दूसरा सबसे बड़ा योगदान किसका है? एस.एन. बनर्जी का। और यही कारण है कि एस.एन. बनर्जी को कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। आप स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारतीय इतिहास का बुक पलट करके पढ़िएगा, कांग्रेस की स्थापना,
उसमें आपको ये लाइन मिल जाएगा कि कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार एस.एन. बनर्जी को कहा जाता है। तो वास्तुकार कहिए, संस्थापक कहिए, अंग्रेजी में आर्किटेक्ट कहिए, फाउंडर कहिए, सब एक बात है। तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब यह तय किया गया कि कांग्रेस का अधिवेशन कहां होगा, इसके लिए जगह मुहैया अंग्रेज करवाएगा। यह भी तय हुआ कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में होगा। यह भी तय हुआ कि जब कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत होगी तो नारा लगाया जाएगा, महारानी की जय, महारानी की जय। और यह भी तय हुआ कि जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसमें यह बतलाना होगा कि भारत के लोग अंग्रेजों से चाहते क्या है। यह तमाम चीज तय हुआ और इस तय कार्यक्रम के तहत ही कांग्रेस अपना काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस अपना काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की स्थापना के दौरान ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी बुलाया गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी बुलाया गया। और बात अगर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की करे तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ है। और मुंबई में हो रहे कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य भाग लिया। मुंबई में हो रहे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य भाग लिया। 72। और जो 72 को सदस्य था ना, सब पढ़ा लिखा था। और जानते हैं शुरू में अंग्रेजों ने यह घोषणा कर रखा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कांग्रेस का सदस्य बनेगा। और कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए पैसों देना पड़ता था। पैसा यानी रुपया देना पड़ता था। ऐसे कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं बन जाता। अंगूठा छाप लोग कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता था। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर होना पड़ेगा आपको, तब आप कांग्रेस का सदस्य बन पाते शुरुआती वर्षों में। लेकिन जब कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई तो महात्मा गांधी ने कहा सब लोग कांग्रेस के सदस्य बनेंगे। पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बनेगा। लेकिन कांग्रेस राजनीतिक संगठन है, उसको चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ज्यादा पैसा ने, मात्र 25 पैसा देकर के कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। यह बात है 1919-20 ईस्वी की। लेकिन 1919-20 ईस्वी में 25 पैसा का भी महत्व था। ऐसा नहीं है कि 25 पैसा का महत्व नहीं था, था उस समय 25 पैसा का भी महत्व। तो आपको प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य शामिल हुआ था। जो टोटल 72 सदस्य शामिल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा वकील था। सबसे ज्यादा वकील 39 गो वकील था, 39 वकील।
39 गो वकील था। दूसरी बात, कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में भारत के लगभग हर प्रांत के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पूरे भारत के 72 गो में पूरे भारत के प्रतिनिधि थे। पूरे भारत के प्रतिनिधि थे। लेकिन प्रथम अधिवेशन हो कहां रहा था? मुंबई। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि मुंबई प्रेसिडेंसी का था और 72 सदस्यों में से 38 गो सदस्य मुंबई प्रेसिडेंसी का ही था। सबसे ज्यादा सदस्य मुंबई प्रेसिडेंसी से थे और 72 गो में से 38 गो मुंबई प्रेसिडेंसी से ही था। और यह जो प्रथम अधिवेशन हुआ है, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू था, अर्थात ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तथा हम यह भी कह सकते हैं यह कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। यह कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। और इस प्रथम अधिवेशन के दौरान टोटल 9 गो प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। और साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था, ए.ओ. ह्यूम जो कि कांग्रेस का संस्थापक था, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कभी नहीं, पूरे जीवन काल में कभी नहीं। लेकिन ये कांग्रेस की स्थापना होने के साथ कांग्रेस के महासचिव बने। जैसे प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने। ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने। और ए.ओ. ह्यूम महासचिव के पद पर लंबे समय तक रहे। 1885 से लेकर 1906 1885 से लेकर 1906 तक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे थे। और बाद के वर्षों में जाकर 1912 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम का निधन हो गया। जो ए.ओ. ह्यूम है, इनका निधन 1912 में हो गया। और 1912 ईस्वी में जब ए.ओ. ह्यूम का निधन हो गया तो 1912 ईस्वी में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था पटना के बांकीपुर में। और पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता किया था आर.एन. माधोलकर ने। और इस अधिवेशन के दौरान ही ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के जनक या पिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो ए.ओ. ह्यूम है, ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता कहा जाता है। और ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के जनक या पिता की उपाधि दी गई है 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। और ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार हुआ करते थे, जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम का जीवनी लिखा है,
एओ ह्यूम का जीवनी लिखा है विलियम बेडर वर्न। एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है? तो एओ ह्यूम के जीवनीकार है आपको विलियम बेडर वर्न। और अगर बात विलियम वेडर वर्न की करे तो जो विलियम बेडर वर्न है, जो कि एओ ह्यूम के जीवनीकार है, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है और इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 2 दफा की है, 2 बार की है। इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1889 में किया, जो कि मुंबई में हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और दूसरी बार 1910 में किया, जो कि इलाहाबाद में हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में। ये तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम तथा कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित जानकारियां हुई। अब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही यह तय हो गया था कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा, और इस तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई, 1885 से लेकर 1947 तक प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बुलाया गया, प्रत्येक वर्ष बुलाया गया। लेकिन ध्यान रहे कि इस अवधि के दौरान 3 बार इस अवधि के दौरान 3 बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं बुलाया गया। इस अवधि के दौरान 3 बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं बुलाया गया। अब 3 बार कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं बुलाया गया। कब कब 3 बार? तो पहली बार 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ पता है? क्यों नहीं हुआ? 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और जिस वजह से कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया था अंग्रेज। और दूसरी बात, कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन भी घोषित कर दिया गया था। समझ गए? तो ये तमाम कारण हुए जिस वजह से 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। फिर दूसरी बार 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। फिर तीसरी बार 1941 से 45, ऐसे कहीं कहीं लिखा रहेगा 1940 से 46। तो देखिए 1940 में तो होबे किया था रामगढ़ में, और 1946 में मेरठ में हुआ। तो 1940 और 1946 में तो होबे किया है, तो 1941 से 45 के दौरान नहीं हुए हैं। तो 1941 से 45 के दौरान जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नहीं हुए हैं, वह इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। यही कारण रहा कि जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इस अवधि के दौरान नहीं बुलाया गया। बात क्लियर है? तो ये जानकारियां हुई आपको। अब कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उन अधिवेशनों को एक एक करके देखते हैं। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन, छठा अधिवेशन। कांग्रेस के अगर द्वितीय अधिवेशन, और एक बात और यहां पर जानिए, देखिए
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही यह तय कर दिया गया था कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। और कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन के लिए आयोजित होता था। एक वर्ष में एक बार 3 दिन के लिए आयोजित होता था। लेकिन 1930 में पहली बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 से पहले तक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह में ही हुआ। लेकिन 1930 के बाद से कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च अप्रैल में बुलाया जाने लगा। 1930 एक सीमा रेखा है। जो लड़की सो रही है सोइए नहीं, 100 रुपया जुर्माना लगाए हैं क्लास में सोने पर, ठीक है। लड़का हो या लड़की, सोते हुए पाए गए 100 रुपया जुर्माना। 1930 का ईस्वी एक सीमा रेखा है। 1930 ईस्वी से पहले कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह में आयोजित होता था। लेकिन 1930 ईस्वी के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च अप्रैल में आयोजित होना प्रारंभ हो गया। मार्च अप्रैल में आयोजित होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब आते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पर। कांग्रेस के अगर दूसरे अधिवेशन की हम लोग बात करें तो जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। और 1886 ईस्वी में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की। दादा भाई नेरोजी ने की। और जो दादा भाई नेरोजी थे, ये पारसी समाज से आते थे, पारसी धर्म को ये मानते थे। अर्थात कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी। और देखिए एक बात और, 1886 में जब कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तो उस समय भारत की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी। भारत की राजधानी 1911 ईस्वी तक कोलकाता रही है। भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी है वह 1912 ईस्वी से बनी है। 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। तो 1886 1912 से पहले ये ना आता है जी, बोलिए ना हो। तो 1886 में भारत की राजधानी कहां? कोलकाता। तो जो भारतीय वायसराय था उस समय भारतीय वायसराय, कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरीन का शासनकाल 1884 से 1888 बताए थे, वहां पर पढ़ाए थे। तो कांग्रेस की स्थापना के समय डफरीन भारतीय वायसराय था। तो डफरीन भारतीय वायसराय था, डफरीन कोलकाता में था। जब डफरीन को पता चला कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हो रहा है, तो डफरीन ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों को डिनर करवाया, भोज दिया, भोजन करवाया। जैसे अभी हमारे मोदी जी जो हैं अमेरिका यात्रा पर हैं, तो जो बाइडेन जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, मोदी जी को डिनर उनर देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। और मोदी जी जो बाइडेन की पत्नी को डायमंड गिफ्ट दिए हैं, आर्टिफिशियल डायमंड, समझ गए? अपनी पत्नी को तो छोड़ दिए, हाँ, दूसरी की पत्नी को डायमंड गिफ्ट कर रहे हैं, समझे? तो डफरीन ने इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सदस्यों को भोज दिया, जिसे उद्यान भोज कहा गया। उद्यान भोज, गार्डन पार्टी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गार्डन पार्टी।
गार्डन पार्टी कहा जाता है, गार्डन पार्टी कहा जाता है, उद्यान भोज कहा जाता है, उद्यान भोज। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस उद्यान भोज में एसएन बनर्जी उपस्थित नहीं हुआ था। एसएन बनर्जी कलकत्ता में था लेकिन उपस्थित नहीं हुआ था। और एसएन बनर्जी कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक थे लेकिन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मौजूद नहीं हुए थे। तो ध्यान रखना है, एसएन बनर्जी ना तो कांग्रेस के स्थापना समारोह में मौजूद थे और ना ही गार्डन पार्टी में मौजूद थे। साथ ही साथ अगर दादा भाई नेरोजी की हम लोग बात करें तो दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 दफा की है। पहली बार 1886 कलकत्ता, दूसरी बार 1893 लाहौर और तीसरी बार 1906 कलकत्ता। 1906 कलकत्ता और 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जब दादा भाई नेरोजी कर रहे थे तो इसी अधिवेशन के दौरान दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी ने किया है। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है? दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने किया है। अब इसके बाद कांग्रेस के अगले और तीसरे अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में, और 1887 ईस्वी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। और बदरुद्दीन तैयब जी ने जब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया तो उन्होंने एक नारा दिया, कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो। मतलब भारत के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनने को लेकर प्रेरित किया। भारत के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनने को लेकर प्रेरित किसने किया? तो आपको बदरुद्दीन तैयब जी ने। कांग्रेसी बनो का नारा दिया बदरुद्दीन तैयब जी ने। देखिए 1887 ईस्वी तक कांग्रेस को लेकर अंग्रेज और भारतीय दोनों के मन में कोई द्वेष की भावना नहीं थी। लेकिन 1887 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस को लेकर अंग्रेज के मन में द्वेष की भावना आने लगी। और फिर 1887 ईस्वी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस की आलोचना लॉर्ड डफरिन ने किया। और लॉर्ड डफरिन कहा कि कांग्रेस भारत की अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। मतलब कांग्रेस भारत की गिनी चुनी जनसंख्या या कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। यह कांग्रेस पर व्यंग कसा गया था, कांग्रेस की आलोचना की गई थी। 1887 के बाद कांग्रेस का विरोध अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस ने यह तय किया कि 1888 ईस्वी में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होगा। उस समय इलाहाबाद के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे, उसका नाम था ऑकलैंड काल्विन। इलाहाबाद के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे ऑकलैंड काल्विन। ऑकलैंड काल्विन, ऑकलैंड काल्विन इलाहाबाद के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। और अंग्रेजों ने 1888 के कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो इलाहाबाद में होने वाले थे
उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया कि कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में ना हो, कांग्रेस का अधिवेशन ना हो 1888 में, कांग्रेस का अधिवेशन 1888 में ना हो, इसको लेकर ऑकलैंड काल्विन ने हर संभव प्रयास किया। लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज इलाहाबाद में लोथर कैंपस खरीद लिया और कांग्रेस को दे दिया और कहा कि लोथर कैंपस कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस इसमें अपना जो करे। तो अब कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में अंग्रेज नहीं होने देना चाहता था, लेकिन जब दरभंगा महाराज ने, बिहार के दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को लोथर कैंपस खरीद के दे दिया, तो कांग्रेस का अब तो मेरा अपना कैंपस है, हम अपना कैंपस में कुछ हो करे। और इसलिए कांग्रेस चौथा अधिवेशन करवाने में सफल भी हो पाया। और इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद को भेजा गया था, राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां को कांग्रेस को तोड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस को ये दोनों लोग तोड़ नहीं पाए। और कांग्रेस को लगने लगा अंग्रेज तोड़ देगा कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने यह भी तय किया कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कोई अंग्रेजे करेगा। और फिर इस अधिवेशन का अध्यक्ष एक अंग्रेज को बनाया गया जिसका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। जॉर्ज यूले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए एक नारा दिया। क्या नारा दिया? तो यह नारा दिया कि भारत के लोग पहले भारतीय है या कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हैं। फिर से इस स्टेटमेंट को सुनिएगा। कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान जॉर्ज यूले ने यह नारा दिया कि कांग्रेसी जन यानी कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं, अब बाद में वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हैं। इस प्रकार जॉर्ज यूले इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया और जो है यह अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके बाद कांग्रेस के अगर पांचवें अधिवेशन की हम लोग बात करें, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1989 में मुंबई में हुआ और मुंबई में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता 1889 विलियम बेडरवर्थ ने किया। ये द्वितीय अंग्रेज बना जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और इस अधिवेशन में ही पहली बार महिला भाग ली थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में भी पहली बार महिला पार्टिसिपेट की थी, इसके बाद कांग्रेस का छठा अधिवेशन अगर देखा जाए तो 1890 में कोलकाता में हुआ था और 1890 में जो कोलकाता में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था फिरोज शाह मेहता ने। और इस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिवेशन में भी महिलाओं ने भाग ली, कई सारी महिलाओं ने भाग ली। और बात अगर इस अधिवेशन की करें तो इस अधिवेशन के दौरान महिला कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग ही नहीं ली, बल्कि महिलाओं ने कांग्रेस के मंच से भाषण भी देने का काम की। और कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली या कांग्रेस के मंच से संबोधित करने वाली, कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी कादम्बनी गांगुली कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी।
इससे आगे आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बताए हैं उसको याद कीजिए। ठीक है, याद करते हैं। आइए, आइए। कांग्रेस, कांग्रेस किस देश से लिया गया शब्द? कौन देश से? बोलिए, आप लोग बोलिएगा तो याद होगा। कांग्रेस कौन देश से लिया गया? कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में किसने किया सर्वप्रथम? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई, कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कहां हुई है? मुंबई के कौन विद्यालय में? मुंबई के कौन विद्यालय में? कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? कांग्रेस का पूर्व नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई। कांग्रेस के संस्थापक, संस्थापक कहां के रहने वाले? कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक। क्या एस.एन. बनर्जी कांग्रेस की स्थापना में मौजूद थे? नहीं मौजूद थे। चलिए, ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कभी किए हैं? किए हैं? नहीं किए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने? प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम महासचिव के पद पर कब से कब तक रहे? कांग्रेस के जनक या पिता? कांग्रेस के जनक या पिता? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के जनक या पिता की उपाधि कब दी गई? कब दी गई? 1900। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडरवर्थ। विलियम बेडरवर्थ ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की? कितनी बार की? पहली बार। पहली बार, दूसरी बार, दूसरी बार। चलिए आगे बताइए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहां हुआ? कहां हुआ? इसमें कितने सदस्य मौजूद? कितने सदस्य? उसमें सबसे ज्यादा कौन था? सबसे ज्यादा कितने वकील? कितने? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन प्रेसिडेंसी से शामिल हुआ था? कौन प्रेसिडेंसी? कितना? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष, प्रथम हिंदू अध्यक्ष। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित हुए? कितने प्रस्ताव? कितने प्रस्ताव? चलिए, 1885 से लेकर 1947 तक कितनी बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं? कितनी बार? कब कब? 1885 से 1947 तक में कितनी बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है? पहली बार, दूसरी, तीसरी। चलिए आगे, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आए दादा भाई। कब? 1906 कलकत्ता। किस वायसराय ने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाले सदस्यों को गार्डन पार्टी दिया? आए लॉर्ड डफ। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया? किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किसने कहा कांग्रेसी जन पहले भारतीय है, बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? किसने? चलिए, 1888 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था, इस वार्षिक अधिवेशन पर अंकुश लगाने का प्रयास इलाहाबाद के किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया था? ऑकलैंड काल्विन। ऑकलैंड। 1889 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? महिलाओं ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? महिलाओं ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? किसने की? कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली प्रथम महिला? प्रथम महिला? प्रथम महिला कादम्बनी। बात क्लियर है? चलिए अब सुनिए, आज के लिए तो इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आगे इन्फॉर्मेशन सुनिए। बिट्टू सर नहीं है, बिट्टू सर घर चले गए हैं, तो इसलिए जो है कल भी आपका क्लास नहीं हुआ होगा, बीता हुआ कल नहीं हुआ होगा। सूचना तो हम दे दिए थे, और बिट्टू सर है नहीं तो शनिवार को तो बिट्टू सर का क्लास होता है, तो कल आपका क्लास नहीं है। और उसके बाद जो है आपका टेस्ट जो है, आपका टेस्ट हाँ, आपका टेस्ट जो है कल है, और आपका टेस्ट जो कल है, टेस्ट कल है टेस्ट है आपका क्या बजे से? तो वही टाइम, जो टाइम है उसी टाइम में है, समझे। और देखिए इस सप्ताह जो है ऐसा हुआ कि क्वेश्चन भी शनिवार के टेस्ट का नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है हम क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन डिस्कशन नहीं लिख पाएंगे। तो कल टेस्ट होगा, लेकिन हो सकता है डिस्कशन ना दे, या डिस्कशन दे भी सकते हैं। डिस्कशन लिखने के लिए आज पूरा रात हमको जागना होगा, तब जाकर के डिस्कशन लिख पाएंगे। तो देखिए, प्रयास तो करेंगे कि टेस्ट हो और डिस्कशन भी लिख करके दे दे, लेकिन अगर डिस्कशन नहीं भी लिखेंगे तो टेस्ट जरूर होगा, आपका टेस्ट जरूर होगा। तो टेस्ट है कल 12:30 बजे से, आप लोग अपना टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, समझ गए। तो बिट्टू सर ना है तो थोड़ा क्लास मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि कल दोपहर का टाइम जो है हम डिस्कशन लिखने में देते, क्वेश्चन बनाने में देते, तो कल दोपहर 12 से 3 जो है हम टेस्ट लिए हैं। कल मेरा टेस्ट हुआ है ना, कल टेस्ट हुआ है, बिट्टू सर की जगह पर मेरा टेस्ट हुआ। और आज भी, आज का दिन भी बिट्टू सर का दिन होता है, लेकिन आज भी टेस्ट रखे हैं, आज भी टेस्ट होगा, मेरा ही टेस्ट होगा। तो ये सब टाइम बचता है, तो उसी में डिस्कशन लिखते हैं। तो इस सप्ताह में जो है डिस्कशन टाइम के अभाव के कारण नहीं लिख पाए हैं, समझे। तो प्रयास करेंगे आज रात में, क्या होगा, एक रात जगेंगे, समझ गए। ऐसे तो जगबे करते हैं, सब रात तो जगबे करते हैं, समझे। तो प्रयास करेंगे डिस्कशन लिख के दे दे, लेकिन नहीं होगा फिर भी टेस्ट तो होगा, टेस्ट होगा। मैथ, हाँ क्या कहे नहीं, मैथ तो चलबे करता है, मैथ तो चलबे करता है। मैथ का क्लास आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो जीवन भर ऐसे ये हाथ हिलाते डोलाते रह जाइएगा, ऐसे ऐसे कर रहा है। कौन आपके लिए मास्टर को आपके रूम पे भेज देंगे, तब आप कीजिएगा, ठीक है। नहीं करते हैं तो मत कीजिए, जीवन भर ऐसे ये नहीं कीजिए। देखिए एगो बात समझाते हैं, समझिए, बैठ करके समझाते हैं। देखिए आपको जो है जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स के परीक्षा में टाइम देगा, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 से 4 महीना का मात्र समय देता है, तो फिर ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीलिम्स तक में ही मैथ कंप्लीट कर लीजिए, ताकि मेंस में मैथ का ज्यादा टेंशन ना रहे ज्यादा टेंशन। और मेरिट में मैथ अहम रोल अदा करता है, समझे। तो इसलिए मैथ स्ट्रांग कीजिए अपना। हम तो समझेबे करेंगे, लोकतंत्र है, हमको तो सिर्फ समझाने का अधिकार है, करना या ना करना आपका अधिकार है। करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, समझे। तो कल आपका क्लास ना है, कान खोल के सुन लीजिए, मैथ का क्लास है, ठीक है। चलिए
आगे मैथ का क्लास है, मैथ का क्लास सुबह में कर लीजिएगा। साइंस का क्लास करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है रविवार को जो पॉलिटी का क्लास होता है, पॉलिटी का क्लास है, समझ गए? हाय, पॉलिटी का क्या बजे से टाइम होता है नहीं पता है? 5 बजे से रहेगा टाइम, गर्मी बहुत है, 5 बजे से रहने दीजिए। 5 बजे से टाइम रहेगा पॉलिटी का, 5 बजे से 5 बजे से 5 बजे से दीजिए। होमवर्क बढ़ा देते हैं, दीजिए होमवर्क बढ़ाते हैं। क्या दिए थे इसमें? औरंगजेब। देखिए इसमें होमवर्क सुनिए, क्या कहां तक दे दिए थे? औरंगजेब। मुगल प्रशासन हो गया। आगे मुगल प्रशासन कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 19 मुगल प्रशासन, चैप्टर नंबर 19 कर लीजिएगा, अगले क्लास में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना तक दिए हुए थे इसमें? 40 तक। तो इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक दिए हुए थे। 41 से जो चैप्टर में दिए हुए थे उसमें 41 से 70, 41 से 70 30 को क्वेश्चन बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। और कोई दिक्कत है? और देखिए कल के टेस्ट में जो है ना, सुनिए 1 मिनट, कल के टेस्ट में आप लोग जरूर शामिल होइए, क्योंकि कल के टेस्ट में जो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैक्सिमम विद्यार्थी को समस्या है। तो उस पर समझाएंगे कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो है बताएंगे कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए कल के टेस्ट वाले सेशन में, समझ गए? ऑफलाइन छात्र सब लोग भाग लेंगे। धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।